Class 8th, Prose 3, Global Warming, a Catastrophe in the Making. Complete translation of the prose. Global warming is a common term used today, especially in the print and the electronic media. तो ग्लोबल वार्मिंग एक कॉमन टर्म है जो आजकल यूज होती है हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। प्रिंट में हो गया जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एट्सेट्रा। It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या मीनिंग हो गया कि टेम्परेचर राइज होना, जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है उसका बढ़ना हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ओशंस में, और फिर इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो। In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by 0.8 degrees Celsius, 1.4 degree Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. तो पिछले 100 सालों की बात की जाए तो धरती का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 0.8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया है, लगभग 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 2/3 जो है इसका इंक्रीज वो तो पिछले 30 सालों में ही हुआ है। इट मीन्स पिछले 30 सालों में अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज हुआ है। One of the major reasons cited is the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका सबसे एक जो बड़ा कारण है, मेजर रीज़न है, वो ये है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं लार्ज अमाउंट में, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। और वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटाव, जंगलों को काटना, और फॉसिल फ्यूल को जलाना। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, या फिर ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या फैक्ट्रीज़ में से जो धुआं वगैरह निकलता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है पिछले 30 सालों में बहुत तेज़ी से। An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. तो अगर इसी तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता रहा तो इससे क्या होगा कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। बर्फ़ सारी पिघलेगी तो समंदर में पानी जो है वो बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि जो प्रेसिपिटेशन है, ये जो रेनफॉल है, इसका अमाउंट और पैटर्न ये दोनों चेंज हो जाएंगे। और इस वजह से सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं।
Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. ये जो वार्मिंग है ये सबसे ज़्यादा अगर इसका कहीं असर पड़ रहा है तो वो है आर्कटिक रीजन, और जहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जो है पूरी तरह से जमी हुई जो बर्फ़ है सी पे, जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं, और सी आइस जो है ये भी यहाँ पे इसको महसूस किया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग को और इनके इफ़ेक्ट्स को। Other likely effects of warming include more frequent occurrence of extreme weather event including heat waves, droughts and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields। और दूसरे जो इसके असर हैं वो महसूस किए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर मीन्स गर्मी का बहुत ज़्यादा पड़ना, सर्दी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, और फिर सूखा, काफ़ी महीनों तक या दिनों तक बारिश का ना होना, या फिर अगर बारिश हो तो बहुत हैवी रेनफॉल हो जिससे कि फ्लड आने का ख़तरा होगा, या फिर कुछ स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन, कुछ स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाने का डर होगा। और फिर एग्रीकल्चरल यील्ड्स जो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट the Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometer and is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिमालयन रीजन है ये ग्लेशियर्स से पूरा कवर है, जो कि 33,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इसे कहा जाता है वाटर टॉवर ऑफ एशिया क्योंकि ये हमें पूरा साल पानी प्रोवाइड करता रहता है। जितने भी दरिया हैं, झरने हैं, वो हिमालय से ही निकल कर आते हैं। जितने भी मेजर रिवर्स हैं वो हिमालय से ही निकलते हैं, वहाँ की बर्फ़ पिघलती है और वो दरिया के रूप में पानी पहुंचाते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये करीब 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर जो है हर साल प्रोवाइड करते हैं। ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन मदर several streams and rivers in the subcontinent which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh। और हिमालयन रीजन में ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े हिमखंड हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े जो खंड हैं, ये इस सब कॉन्टिनेंट में दरिया और छोटे छोटे झरने के रूप में हमें पानी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, हमारे लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल्स जो हैं सेवरल कंट्रीज़ में, जहाँ पे लोग इन्हीं पे ही डिपेंडेंट हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। बट वन अननेचुरल फिनोमिना इज सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ दीज पीपल as well as the rest of the world endangering their very existence। लेकिन एक अननेचुरल फिनोमिना जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे ये असर डाल सकता है। Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death। और ह्यूमैनिटी जो है
इंसानियत जो है वो बहुत बड़ा एक जो है तबाही वाला जो मंज़र है उसको फेस कर सकती है, जैसा कि उसने ब्लैक डेथ के दौरान फेस किया था। While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in a very near future. जबकि लोग जो हैं वो ये डिबेट कर रहे हैं कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अभी शुरू हुआ है या मिड में है, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है साइंटिस्ट्स का और रिसर्चर्स का वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कब का शुरू हो चुका है और ये अभी आगे आने वाले सालों में और भी तेज़ी से बढ़ेगा, अनकंट्रोलेबल रेट से बढ़ेगा फ्यूचर में। 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. 20 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग को ऐसा सोचा जाता था कि ये कोई वेस्टर्न कंसेप्ट है, लेकिन आज इसका असर जो है वो पूरे ग्लोब पे, पूरी धरती पर महसूस किया जा सकता है और दिखाई भी दे रहा है। Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. आज जो ठंडी जगहें हैं जैसे कि कश्मीर है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के असर को। Jammu and Kashmir is unique in having more than 6% of land area under freshwater ecosystem that includes subtropical lakes of Jammu, floodplains like lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ पे कि 6% जो लैंड एरिया है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का एरिया है, जिसमें कि कुछ सब ट्रॉपिकल लेक्स हैं जम्मू के, उसके बाद फ्लड प्लेन्स लेक हैं कश्मीर वैली में, कुछ हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स हैं, कुछ पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि पूरा साल चलते रहते हैं दरिया इंडस सिस्टम के। उसके बाद हमारे पास वेटलैंड्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस के तालाब हैं, पॉन्ड्स हैं, स्नोफेड स्ट्रीम्स हैं, बर्फ़ से निकलती हुई छोटी छोटी नदियाँ नाले हैं, स्प्रिंग्स हैं और रिजर्वॉयर्स हैं। As water resources of the world are facing qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. जैसे कि वाटर रिसोर्सेज हैं जो दुनिया के वो क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी कम हो रहे हैं। क्वालिटी में मीन्स पानी गंदा हो रहा है और क्वांटिटी हो गया कि पानी कम कम है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी लड़ाई होगी तो शायद वो पानी के पीछे ही होगी। Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacial regions in the world. ग्लेशियर्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के वो बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं अगर हम कंपेयर करें दुनिया के ग्लेशियल रीजन से। In Suru Basin alone, we have lost about 16% of glaciers in the last 40 years. अगर सुरू बेसिन की ही बात की जाए अकेले तो वहाँ पे हमने 16% जो ग्लेशियर्स हैं वो खो दिए हैं पिछले 40 सालों में। Similarly, we have lost about 18% of the Kolhai Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period.
और इसी तरह से हमने 18% जो कोलाई ग्लेशियर है उसे खो दिया है, जो कि एक मेन सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर का और इरिगेशन का J&K कश्मीर वैली में। The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. और स्नोफॉल में जो इतनी कमी आई है, बर्फ़बारी में जो इतनी कमी आई है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी सिकुड़ते जा रहे हैं, और पानी की कमी से, वाटर स्कार्सिटी से, इरिगेशन में और हाइड्रो पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी कुछ सीजन्स में काफ़ी कमी आई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड, और बाढ़ का आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बाढ़ें भी बहुत आती हैं। Coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains, the situation is going to be alarming in the near future. और इसके साथ ही जो कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, ये जो सिटीज़ बन रही हैं जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड हैं, और जो मिसमैनेजमेंट है जेलम फ्लड प्लेन का, ये जो है ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा है, बिगाड़ रहा है फ्यूचर के लिए। Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscapes. और बहुत सारे जो वेटलैंड थे जो कि फ्लड के दौरान एक स्पॉन्ज जैसा काम करते थे, जो पानी को सब सोख लेते थे अपने अंदर, उन सब को कंक्रीट में चेंज कर दिया गया है। ऊपर सीमेंट डाल के, सड़क बना के वो कंक्रीट में चेंज हो गए हैं, जो कि बाढ़ के खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। Another phenomena that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. एक और फिनोमिना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है, वो ये है कि बहुत ही हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं, तेज़ हवाएं आती हैं वैली के अंदर कश्मीर में, जो कि जो क्रॉप्स हैं उनको डिवास्टेट कर देती हैं, पूरी तरह से तबाह कर देती हैं, और फ्रूट्स जो हैं, फल हैं, उन्हें भी ख़राब कर देती हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड को ये बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। Recently, Kashmir has been witnessing drastic change in precipitation as well as seasonal changes. और अभी कश्मीर जो है वो विटनेस कर रहा है एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, एकदम से चेंज आ गई है कश्मीर में। चेंज किस चीज़ की? बारिश के होने की, प्रेसिपिटेशन की, और सीजनल चेंज। जो सीज़न पहले टाइम पे आता था, अब वो थोड़ा लेट वहाँ पे आ रहा है। इन द प्रोसेस सम सीजन्स लाइक अर्ली स्प्रिंग हैव बीन कम्प्लीटली लॉस्ट। और इस प्रोसेस में कुछ सीजन्स, जैसे कि एक अर्ली स्प्रिंग सीज़न होता था, वो पूरी तरह से गायब ही हो गया है। The change is felt as most of the spring flowers like the narcissus that normally used to flower in March can now be seen in full bloom in January or February. और इस चेंज में हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे फूल जो थे, जो कि स्प्रिंग सीज़न में होते थे, जैसे कि नार्सिसस, वो अब हमें जो कि मार्च में दिखाई देता था, वो अब पूरी तरह से खिल जाता है जनवरी या फरवरी में ही। इसका मीनिंग है कि जैसा मौसम मार्च में होता था, जितनी गर्मी मार्च में होती थी, वो अब जनवरी या फरवरी में हो रही है। मीन्स 2 महीने पीछे चला गया सीज़न।
The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. और 10 साल पहले जो सीज़न को डिमार्केट किया गया था कि ये सीज़न इस महीने में आता है, वो तो अब एकदम से ख़त्म ही हो गया है. It is now difficult to distinguish between spring and summer, as also between autumn and winter. तो अब बहुत ही मुश्किल हो गया है ये डिस्टिंग्विश करना कि स्प्रिंग का सीज़न कौन सा और समर का सीज़न कौन सा है, और इसी तरह से ऑटम और विंटर का सीज़न. Most of the plains in Kashmir used to remain under snow unto early spring, but now plains even in winter are bereft of any white cover. बहुत सारे जो प्लेन्स हैं कश्मीर में, जो कि हमेशा बर्फ़ जहाँ पड़ी रहती थी, वो तो अब अर्ली स्प्रिंग में भी वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं दिखती. और बहुत सारे प्लेन्स जो हैं जो कि विंटर में भी जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती. द आइसिकल्स वर अ कॉमन साइट इन कश्मीर बट नाउ दे आर सीन ओनली इन हायर एल्टीट्यूड्स. और जो बर्फ़ से बनते थे आइसिकल्स, चोंच वाली बर्फ़ बनती थी, वो कश्मीर में वो तो आम थी, लेकिन अब वो सिर्फ हायर एल्टीट्यूड में ही दिखाई देती है. Wetland habitat productivity and process being linked to the cycle and seasons and are getting adversely affected due to seasonal changes in the precipitation and runoff. जो wetland habitat है या productivity है, ये सब लिंक थे साइकिल से और सीज़न से, जो कि अब बहुत बुरी तरीके से इन पे असर पड़ा है सीजनल चेंज की वजह से, बारिश के होने में. While the major lakes like the Dal and the Wooler have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. जो मेजर हमारे तालाब थे, लेक्स थे, जैसे कि डल लेक या वुलर लेक था, वो बहुत ही छोटे हो गए हैं. और जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ थी, जैसे छोटे छोटे चश्मे होते थे या सीजनल पॉन्ड्स थे, वो अब पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं. Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. और बहुत सारे वेटलैंड्स जो हैं वहाँ पे अब बहुत कम है बायोडाइवर्सिटी. अगर हम फ्लोरा एंड फाउना को देखें तो फूलों और जानवरों को कंपेयर करें, अगर हम उस सिचुएशन को कंपेयर करें आज से 100 साल पहले से. In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. और इस प्रोसेस में बहुत सारे जो obnoxious हैं, जो कि मीन्स अच्छे नहीं हैं, वो वीड्स जो हैं और कुछ अदर एक्वेटिक लाइफ हैं, वो यहाँ पे काफ़ी हो गई हैं. उनकी जगह पे आ गए हैं काफ़ी वीड्स और अदर एक्वेटिक लाइफ, जो कि अच्छे नहीं हैं. द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव चेंज्ड देयर साइकिल. और जो माइग्रेटरी जो बाहर से यहाँ पे आते थे परिंदे, उनका साइकिल भी अब चेंज हो चुका है. While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters. उनमें से बहुत सारे जो हैं वो तो अब गर्मियों में भी यहीं पे रहते हैं, और जो बाकी हैं वो सर्दियों में भी यहाँ वापस लौट कर नहीं आते. The waterfowls that used to migrate here during winter months stay here for most of the year. जो जैसे कि वाटरफाउल है एक बर्ड जो कि यहाँ पे माइग्रेट करता था सर्दियों में, और यहीं पे अब वो यहीं पे रहता है
लगभग पूरे साल। Some birds like hoopoe which were seen in flocks in spring are hardly spotted। और कुछ ऐसे birds जैसे hoopoe है जो कि हमें झुंड में दिखता था स्प्रिंग सीजन में, वो अब बड़ी मुश्किल से दिखता है। मैनी अदर्स लाइक कतीज हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। और बहुत सारे जैसे कि एक बर्ड था कतीज, वो तो अब कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हुई हो गया है, वो अब दिखता ही नहीं है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कोल्हाई ग्लेशियर, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas, have evoked concern among environmentalists who stress for immediate measure to at least minimize its melting rate। और कोलाई ग्लेशियर जो है जितनी तेज़ी से ये पिघल रहा है, तो ये कंसर्न बन गया है एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए, जो कि ये स्ट्रेस डाल रहे हैं कि हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए ताकि इसका जो मेल्टिंग रेट है, इसका जो पिघलने की तेज़ी है, वो थोड़ी कम की जा सके। Kolhai has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution by the emission of greenhouse gases by ever-increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujjars and Bakarwals। कोल्हाई जो ग्लेशियर है ये 18% तक कम हो गया है पिछले 30 सालों में अगर हम देखें तो। और इसकी मेन वजह यही है पॉल्यूशन जो है, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, जो कि निकलती हैं गाड़ियों से, व्हीकल से, सीमेंट प्लांट्स जो हैं, फैक्ट्रीज़ हैं उनसे। और इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटी है, जो ग्लेशियर के पास ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे कि गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of the glacier। और जो यात्रा पर जाते हैं टूरिस्ट्स वगैरह, वो भी अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाने लगे हैं अमरनाथ श्राइन के पास। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे भी जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से भी ये ग्लेशियर पिघल रहा है तेज़ी से। In Jammu and Kashmir, the Energy and Resources Institute has selected the Kolai Glacier in the West Leader Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring। जम्मू एंड कश्मीर में जो एनर्जी और रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, जिसे हम टेरी भी कहते हैं, उन्होंने सेलेक्ट किया है कोल्हाई ग्लेशियर को वेस्ट लीडर वैली में एक इंडेक्स ग्लेशियर के रूप में, कि उसको वो मॉनिटर करेंगे। लीडर वैली कवर्स एन area of more than 122 square kilometer and it sustains about 48 glaciers covering an ice covered area of 39 square kilometer। लीडर वैली जो है यहाँ पे ये 122 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है और यहाँ पे करीब 48 ग्लेशियर्स हैं, जो कि एक पूरा आइस कवर्ड एरिया है करीब 39 स्क्वायर किलोमीटर का। It is important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, एक इस्टेब्लिश्ड जगह है ग्लेशियर्स की, जहाँ से वाटर रिसोर्स अवेलेबल होता है कम्युनिटीज़ को जो वैली में रहते हैं। Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate। साइंटिफिक स्टडीज़ जो हैं वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी इस ग्लेशियर के पास लगभग 5 साल के लिए, जिसके बाद जो है वो टेरी रिकमेंड करेगी कि कौन कौन से मेजर्स हमें लेने होंगे इस ग्लेशियर के रिसेशन रेट को कम करने में। The observations and hydrological simulation
from the Liddar and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है और हाइड्रोलॉजिकल जो बनावट है लीडर वैली की और सिंध रिवर्स की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है, तो ज़्यादा पानी आने की वजह से इनकी जो बनावट है वो चेंज हो गई है, और यहाँ पे जो स्नो कवर एरिया था वो भी अब कम हो गया है इन बेसिन्स का। तो इस वजह से इन जगहों की बनावट भी बदल रही है। Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers has reduced by more than two-thirds, while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्लेशियर थे वो तो सब पिघल ही गए, गायब ही हो गए, और जो मोटाई है इन ग्लेशियर्स की वो भी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, लगभग टू थर्ड हो गई है। और बहुत सारे जो स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं, जो कि इन ग्लेशियर्स से निकलते थे वैली में, वो भी सूख चुके हैं। Climate change has an impact not only on environment but also on society and economy. और climate change का impact खाली environment पे नहीं पड़ता, ये society पे और economy पे भी पड़ता है। The potential consequences of climate change have been established beyond doubt at the global level, along with the fact that humans have been largely responsible for this change. और इसका जो एक बहुत ही potential consequence है, जो कि एक बहुत ही असरदार इसका जो कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरे ग्लोबल लेवल पे पड़ता है। और ये भी एक सच है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इससे सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में आ सकते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चेंज के। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही चेंज आई है, तो सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ह्यूमंस ही हैं। द चेंजेस इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी आर लार्जर देन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल चेंजेस अलोन। और ये जो चेंजेस आए हैं ग्लोबल टेम्परेचर में, अगर हम पिछले 100 सालों से देखें तो ये ज़्यादा जो नेचुरल चेंजेस हैं ये इसीलिए आए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। 11 of the last 12 years have been the hottest since the recording of temperature started in 1850। और अगर हम 11 साल देखें पिछले 12 सालों में, जो कि सबसे हॉटेस्ट थे, वो स्टार्ट हुए थे 1850 से, जो हमने रिकॉर्ड करने शुरू किए थे। Climate change impacts on different sectors in the state of Jammu and Kashmir are already evident and need to be assessed scientifically for every sector। तो जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो असर है डिफरेंट सेक्टर्स में जम्मू एंड कश्मीर में, वो पहले से ही प्रूफ हो चुका है, एविडेंट है, उसके सबूत हमें वहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि अभी ज़रूरत है उनको असेस करने की साइंटिफिकली हर सेक्टर में। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम द रिसर्च कैरिड आउट in the University of Kashmir suggests that depending upon the level of future emissions, the average temperature increase in the valley by the end of 21st century would be between 2 and 3 degrees centigrade। और जो पहले रिज़ल्ट हैं जो कि रिसर्च कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो वैली का, वो 21st सेंचुरी के एंड तक 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है वैली में, कश्मीर में। इरेटिक स्नोफॉल, हॉटेस्ट समर्स, क्लाइमेट
variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihood. तो जो एरेटिक स्नोफॉल है मीन्स बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पड़ना या बहुत कम पड़ना या सीज़न पे नहीं पड़ना, और ज़्यादा गर्मी का होना, ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, सीज़न का टाइम पे नहीं आना, तो ये बारिश के मौसम में भी चेंज होना, या बहुत ज़्यादा बारिश होना या बिल्कुल नहीं होना, तो ये टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं और ये लोगों की लाइवलीहुड को भी असर डालते हैं. Therefore, understanding and assessment of climate change impacts on water resources is critical for water resources planning, hydropower development, and protection against flooding so that we can secure life on the earth for our future generations. तो इसलिए इन क्लाइमेट चेंज को जानना और इसका जो असर है वाटर रिसोर्सेज पे, ये कितना क्रिटिकल है, क्योंकि इससे हाइड्रो पावर जो डेवलपमेंट है वो इस पे असर डालेगी, और जो फ्लड है उससे उसकी से प्रोटेक्शन, उससे बचना, तो हम हमारी लाइफ को अर्थ पे कैसे सिक्योर कर सकते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, इस पे हमें सोचना पड़ेगा. In the backdrop of looming water crisis in most of Asia, we, the custodians of the water tower of Asia, cannot afford to be complacent. तो अगर हम ये देखें कि जैसे कि वाटर क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया में, एक्चुअली पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, तो हम हिमालय के पास रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम कस्टोडियन हैं वाटर टॉवर ऑफ एशिया के. तो हमें ये ज़िम्मेवारी लेनी होगी कि हम ये पॉल्यूशन कम करें ताकि ये ग्लेशियर्स जो हैं ये इतने जल्दी ना पिघलें और क्लाइमेट चेंज ना हो. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development of water resources in the region. तो हमें दूसरों के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम ये जो वाटर रिसोर्स है रीजन में, इसको हम इसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें. The children of tomorrow will bear the heavy burden of our indifference if we do not act today. तो कल के जो बच्चे हैं वो उनको एक हैवी बर्डन उठाना पड़ सकता है अगर हम हमारे इनडिफरेंस की वजह से, अगर हम आज कोई सही स्टेप नहीं लेंगे तो. नाउ लेट्स सी टेक्सचुअल क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई हैज़ द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज्ड? तो अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज क्यों होता है? द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो धरती का जो सरफेस टेम्परेचर है ये इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कंसंट्रेट हुई हैं. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उसकी वजह से. क्वेश्चन 2, व्हाई इज़ द हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टॉवर ऑफ एशिया? हिमालयन रीजन को वाटर टॉवर ऑफ एशिया क्यों कहा गया? The Himalayan region has a glacial coverage of 33,000 square kilometer. It provides around 8.6 million cubic meters of water annually. That is why it is called the water tower of Asia. क्योंकि जो हिमालयन रीजन है वो पूरा ग्लेशियर से कवर है
और वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और वो हमें प्रोवाइड करता है 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल। इसीलिए हिमालयन रीजन को कहा गया वाटर टॉवर ऑफ एशिया। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन द कश्मीर वैली? तो कश्मीर वैली में वाटर के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं? फ्लड प्लेन लेक्स, पहले तो फ्लड प्लेन लेक्स हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, फिर पेरिनियल रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम, वेटलैंड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. are the main sources of water in the Kashmir Valley. तो ये सभी हैं वाटर सोर्सेज कश्मीर वैली के। क्वेश्चन 4, वाई इज वाटर द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स? पानी जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स क्यों है? Water is the most precious natural resource because it supports all plant and animal life. ये इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेशस है, इतना कीमती है, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। विदाउट इट द अर्थ विल बिकम अ लाइफलेस प्लैनेट। और वाटर के बिना हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये एक लाइफलेस प्लैनेट बन जाएगा। We can live without food for some days, but without water we can't live more than a couple of days. हम खाने के बिना तो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हम जी नहीं सकते। क्वेश्चन 5, हाउ हैज़ कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? कश्मीर ग्लोबल वार्मिंग से कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुई? Due to global warming, the occurrence of high velocity storms has increased in the valley. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी वाले जो स्टॉर्म हैं, तूफ़ान है, वो वैली में आना शुरू हो गया। It has caused devastation to crops and thus has affected the livelihood of many people. और इसने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिवास्टेट कर दिया, तबाह कर देता है ये, और इससे बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड पे, उनकी जीवन शैली पे ये असर डालता है। क्वेश्चन 6, हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी? ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमैनिटी पे सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा थ्रेट कैसे है? ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विच सपोर्ट द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। तो ग्लेशियर जो है ये हमें वाटर प्रोवाइड करता है रिवर्स और स्ट्रीम्स की शेप में, जो कि सपोर्ट करता है इकॉनमी और लाइवलीहुड को, बहुत सारे लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल की लाइवलीहुड को जो ये सपोर्ट करता है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एट ए वेरी रैपिड स्पीड। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी से पिघलना शुरू हो गए हैं, एंड दस एंडेंजर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दिया है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ नो डाउट द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, और इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें कोई शक नहीं है कि वो लार्जेस्ट थ्रेट है ह्यूमैनिटी को। क्वेश्चन 7, व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर? आप क्या सोचते हो कि स्नोफॉल जो डिक्रीज़ हुआ है कश्मीर वैली में, इसका क्या रीज़न है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर, तो इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 8, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन J&K सो फार? तो ग्लोबल वार्मिंग का J&K पे क्या असर हुआ है अभी तक? Glaciers in J&K are receding at an alarming rate as compared to other glacial regions in the world. तो J&K के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, रिसीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड के दूसरे ग्लेशियल रीजन्स से। तो इन द लास्ट 40 years we have lost 16% of glaciers in Suru Basin and 18% of the Kolhai Glacier. पिछले 40 सालों
का रिकॉर्ड अगर देखें तो 16% जो ग्लेशियर है सुरु बेसिन में वो हम खो चुके हैं और 18% कोल्हाई ग्लेशियर है वो भी हम खो चुके हैं। क्वेश्चन 9, व्हाट रोल डू द साइंटिस्ट्स प्ले इन J&K टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? साइंटिस्ट्स J&K में क्या रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को डील करने के लिए? इन J&K द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI has selected the Kolai Glacier as an index glacier for assessing the water resource availability to the communities in the valley. J&K में जो टेरी इंस्टीट्यूट है इन्होंने कोल्हाई ग्लेशियर को चुना है उसको असेस करने के लिए एज ए वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी टू द कम्युनिटीज़ वैली में। विद इट्स हेल्प The scientists will conduct studies on the glacier which will last for 5 years। और उनकी हेल्प से साइंटिस्ट्स जो हैं वो इस ग्लेशियर पे स्टडीज़ कंडक्ट करेंगे जो कि 5 सालों तक रहेगी। आफ्टर दिस पीरियड टेरी विल रिकमेंड मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द ग्लेशियर्स रिसेशन रेट। और इसके बाद जो टेरी है वो रिकमेंड करेगा कि कौन से मेजर लेने चाहिए जिससे कि ग्लेशियर का रिसेशन रेट कम हो जाए। Question 10. What do we as individuals need to do to deal with the problems of global warming? तो अगर हमें इन ग्लेशियर्स को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने के लिए एज एन इंडिविजुअल हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? As individuals, we must make efforts to minimize the air pollution which results in the emission of greenhouse gases. तो एज एन इंडिविजुअल हमें वो हर एक एफर्ट करना चाहिए जिससे कि हम एयर पॉल्यूशन को कम से कम करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिट ना हो। These gases are one of the major causes of global warming। और यही गैसेस जो हैं ये वजह हैं ग्लोबल वार्मिंग की। Also we should encourage afforestation because trees do a lot to purify air। और इसके साथ हमें जंगल लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ ही हैं जो हवा को प्यूरिफाई करते हैं और इन ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करते हैं। Now let's see language work. Fill the blanks in the following sentences with appropriate compound words or phrases from the box below। तो हम अब compound words यहाँ पे यूज़ करेंगे या phrases। So first is we live in a beautiful green house। तो हम यहाँ पे compound word यूज़ करेंगे green house। Second is my uncle has built a greenhouse next to his house where he grows vegetables in winter। तो एक ग्रीन हाउस उसे भी कहते हैं जो कि जिसके अंदर हम सब्जियां लगाते हैं। सेकंड इज मोस्ट PhDs only prefer white collar jobs। तो white collar jobs means जो अच्छी रेप्यूटेड जॉब्स हैं बड़ी बड़ी। सो सेकंड इज ही वॉज वेयरिंग अ पिंक शर्ट विद द वाइट कॉलर। तो वाइट कॉलर के ये दो डिफरेंट मीनिंग हैं। सो थर्ड इज वी लिव इन अ वाइट हाउस नियर द मॉस्क। एंड सेकंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स इन द वाइट हाउस। तो यहाँ पे दोनों जो फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज़ हुए हैं W और H। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जहाँ पे रहते हैं उसे भी वाइट हाउस कहते हैं और उसको जब हमने यूज़ किया तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में यूज़ किए। सो फोर्थ इज माई वाइफ कीप्स हर ज्वेलरी इन ए ब्लैक बॉक्स। And the second is the black box has been found। It will now be possible to find out why the plane crashed। तो प्लेन में भी एक ब्लैक बॉक्स होता है जिससे कि रीज़न पता चल सकता है कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ। सो फिफ्थ इज ही हैज़ अ
stronghold on his wife. And the second is, the southern part of the state is a stronghold of the robbers. तो दोनों वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग हैं. Now use the following phrases or expressions from the lesson in your own sentence. So first is in progress. In progress का मीनिंग हो गया work on the new office is now in progress. तो न्यू ऑफिस का जो काम है वो अभी चालू है. न्यू ऑफिस बनाने का काम अभी चालू है. तो इन प्रोग्रेस मीन्स कोई काम चालू होना. अनकंट्रोलेबल रेट. द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट एन अनकंट्रोलेबल रेट. तो अनकंट्रोलेबल रेट क्या हो गया कि जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो हो गया अनकंट्रोलेबल. तो पॉल्यूशन जो है वो अनकंट्रोलेबल रेट से बढ़ रहा है. अक्रॉस द ग्लोब. द रिसेशन इन इकोनॉमी इज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब. तो अक्रॉस द ग्लोब हो गया कि दुनिया भर में जो रिसेशन है इकोनॉमी में वो दुनिया भर में इस टाइम फील की जा सकती है. इन द बैकड्रॉप ऑफ इसका क्या मीनिंग हो गया? द प्रेजेंट गवर्नमेंट can't take any more hard steps in the backdrop of coming elections. के मतलब पास में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हार्ड स्टेप नहीं ले सकती इलेक्शंस के पास में. तो इसी तरह से फिफ्थ है एट एन अलार्मिंग रेट. अलार्मिंग रेट. एट एन अलार्मिंग रेट का क्या मीनिंग हो गया? एक खतरनाक शुरू से. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. तो एक खतरनाक तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन वो बढ़ रही है. फिर सिक्स्थ है एन इरिटेटिंग चेंज. तो एन इरिटेटिंग चेंज क्या हो गया? एक उकता देने वाली तब्दीली. जैसे कि द डेथ ऑफ हिज यंग सन हैज़ ब्रॉट एन इरिटेटिंग चेंज इन हिज बिहेवियर. तो उसके बेटे की मौत ने उसके बिहेवियर में एक इरिटेटिंग चेंज ला दी है. सेवंथ इज bereft ऑफ. bereft ऑफ का क्या मीनिंग हो गया? मतलब महरूम होना किसी चीज़ से. इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर bereft ऑफ एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी. हमारे देश में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं गरीबी की वजह से. सो एट्थ इज ड्राइड अप. ड्राइड अप का मीनिंग हो गया खुश्क कर देना या फिर सूखे हुए. ड्यूरिंग द ड्रॉट द रिवर ड्राइड अप. तो सूखे के मौसम में जो दरिया थे वो सब सूख गए. नाइन्थ इज एट द ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल मीन्स पूरी दुनिया में. मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन शुड बी डिस्कस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एट द ग्लोबल लेवल. तो पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजर्स जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे डिस्कस भी होने चाहिए और इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए. सो टेंथ इज हैवी बर्डन मीन्स भारी बोझ. आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ शी कैरिड अ हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उस पे भारी बोझ पड़ गया. नाउ थर्ड पार्ट. Words having the same or nearly the same meaning are called synonyms. In each of the following sentences, a word has been italicized.
चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। तो ये जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है हमें इसका सिनोनिम लिखना है। सो फर्स्ट इज sporadic rise in its temperature has caused as much has caused us much worry। तो sporadic का सिनोनिम होगा irregular। Sporadic means irregular। So second is reading of poetry is not congenial to his taste। So congenial का क्या होगा? Suited। Congenial का synonym होगा suited। So third is the weavers have to do monotonous work। So monotonous का synonym होगा repetitive। तो कोई भी काम repetitive जो किया जाता है उसे इसका synonym होगा monotonous। So fourth is the fishing boat pulled away from the wharf and chugged smoothly down the bay। So wharf का synonym होगा harbor। Harbor means जहाँ पे किश्ती आके रुकती है और सामान उतारती है, बंदरगाह, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, harbor। Now let's see grammar work। In the following sentences, use either infinitive or gerund in order to make them correct। तो हम यहाँ पे infinitive का यूज़ करेंगे या gerund का यूज़ करेंगे। जैसे dash is good for health, तो क्या आएगा? Laughing। Laughing is good for health। Second is our turn dash over, we left the library, तो आएगा our turn being over, we left the library। So third is the old woman tried to go to the hospital alone, तो यहाँ पे हम infinitive का यूज़ करेंगे to go to the hospital alone। So fourth is being late for school is his habit। So being का यूज़ होगा यहाँ पे gerund का। So fifth is Hina having completed her work left home। So यहाँ पे हम having का यूज़ करेंगे। So sixth is listening to music is her hobby। तो यहाँ पे gerund का यूज़ होगा listening। Listening to music is her hobby। So seventh is I like to read Arabic literature। तो यहाँ पे हम infinitive का यूज़ करेंगे to read। I like to read Arabic literature। So now eighth is his only aim was to cheat। तो infinitive का यूज़ होगा to cheat। So ninth is fishing is not allowed here। gerund का यूज़ होगा fishing is not allowed here। So tenth is children love to make mud houses। तो infinitive का यूज़ करेंगे to make।